जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और सबसे पहले तो सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है बच्चे कि आप सब लोगों ने RWA एप्लीकेशन में एनरोल किया है, आप सब लोगों ने एडमिशन किया है। और आपका ये भरोसा जो आपने RWA टीम के लिए दिखाया है, इतने सारे बच्चों ने, ये बोलेंगे कि वो इतना आपका जो असीम प्यार है, इसके लिए पहले तो बहुत सारा थैंक यू। और प्यारे बच्चे, यही एक प्रॉमिस, आपका सपना हमारा सपना है। साथ मिलके बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि बाकी शायद मेरे हिसाब से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब मिलके बहुत प्रयास करेंगे, हर रोज़ बेहतरीन प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज 2.0 बैच में बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ ही रहे थे। रिवीजन हर रोज करना है प्यारे दोस्त। उम्मीद करूंगा आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। कल मैंने दो नगर आपको बताए, कौन कौन से बताए थे जरा। तो एक तो हमने हड़प्पा के बारे में जाना और दूसरा हमने जाना था मोहनजोदड़ो के बारे में। दोनों क्या है, आपस में जुड़वा राजधानी थी। और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं भाई साहब, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या मिला। ठीक है, वेरी गुड, हाँ वेरी, बहुत अच्छी बात कही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द चंद्रयान 3। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया और ये कल देश के लिए बहुत गर्व की बात थी। बहुत शानदार। जय हिंद, जय भारत। आज हम आते चनहुदड़ो। मैंने आपसे कहा था जब भी मैं किसी साइट का नाम लूंगा तो आप मुझे बताएंगे वो किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगेमरी जिले में। अगर हम बात करें दूसरा मोहनजोदड़ो, क्या भारत में है भैया जी, वो भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे आएंगे। मनका बनाने का कारखाना ये मैके ने खोजा, क्योंकि क्या उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किसने किया था, मैके ने। मनका क्या होता है भैया, तो मोतियों की माला, समझते हैं मोती, आपने देखे होंगे मोतियों की माला होती है। बिल्कुल जी। वक्राकार ईंटें, कर्व्ड ब्रिक्स, यानी ईंट। आज आप कैसी ईंट देखते हैं, ऐसी ईंट देखते होंगे आप, लेकिन इस समय पर कर्व्ड ब्रिक्स थी, यानी उनमें कर्व था। जैसे आज आपके फर्श में आपने कभी टाइल्स देखी हो, इस तरह से अगर हम बात करें वक्राकार ईंटें। टाइल्स देखी है आपने, कोई कोई फर्श पे ऐसी टाइल्स लगाए रखता है। आप कहेंगे हाँ भैया देखी हैं। ये थोड़ी टाइल आड़ी तिरछी बन गई, लेकिन आप समझ पाए होंगे। घर के बाहर गेट के सामने इस प्रकार की टाइल्स होती है, वक्र है वो, यानी उसकी सार पेज नहीं है। क्या बोलेंगे, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं है, आयताकार या वर्गाकार आकार नहीं है। मेकअप किट, मेकअप किट चनहुदड़ो से मिली है। काजल, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, कंघी। तो सजने संवरने का सारा सामान कहां से मिला है, पाकिस्तान की चनहुदड़ो साइट से मिला है। मतलब ये मेकअप में आगे थे। जाहिर सी बात है, मतलब कि यहाँ की लड़कियां एडवांस होंगी। आप सोचे आज मेकअप के लिए होड़ है, सबको बाहर जाके मेकअप करना होता है। बाहर जाके नहीं, मतलब बाहर जाने के लिए, तो ये उस टाइम पे कर रहे हैं आज से। दवात, इंकपॉट। इंकपॉट क्या होता है जी, दवात। एक पहले आप जब छोटे रहे होंगे, शायद आपने तो नहीं, लेकिन पहले स्याही और दवात आती थी लिखने की, तो दवात का साक्ष्य यहीं से मिलता है, एविडेंस ऑफ दैट। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेकअप किट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुरक्षा दीवार कैसे भैया, ये थोड़ा समझाएं। जैसे मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि चनहुदड़ो में कितने दुर्ग रहे होंगे, आप मुझे बताएं। या मैं आपसे पूछूं चनहुदड़ो में कितने टीले होंगे, तो मैंने आपको बताया दोस्त कि धौलावीरा में 3 टीले थे, बाकी सब जगह 2 टीले थे। तो जो टीला होता था, उस टीले पर क्या रखते थे, ये एक सुरक्षा की दीवार, कि कोई बाहरी आक्रमण ना हो। तो सेफ्टी वॉल भी थी। तो जो ये सुरक्षा की दीवार है, जैसे धौलावीरा में 3 थे तो वह 3 सुरक्षा दीवार थी। लेकिन चनहुदड़ो में क्या था कि सुरक्षा की दीवार ही नहीं थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का अकेला नगर है। ठीक है, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले, यानी कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन, क्राफ्ट का अगर मैं बात करूं कि ये लोग प्रोडक्शन करते थे और उसको बराबर में भेजते भी थे, अन्य नगरों में उसका आयात निर्यात भी होता था। अच्छे से नोट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे।
चलो जी। सर जी वक्राकार ईंटों को क्या गोलाकार, हाँ देखो वक्र का मतलब है ये शेप आ जाना, और ये गोलाकार ईंटों में भी यही शेप होती है, ये वक्र है, ये वाली शेप जिसी में किसी में भी आए आपका, तो वक्र का आकार यानी कर्व बन गया। गोलाकार में भी क्या है, ये कर्व है, तो बिल्कुल गोलाकार ईंटें हम उनको कह सकते हैं। वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? अब यहां देखेंगे वक्राकार ईंटों के साथ में मैंने एक स्टेटमेंट और आपको दिया कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह मिले। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जी ये कैसे पता चला बिल्ली का पीछा कुत्ता ही कर रहा था, कि कुत्ते के पीछे बिल्ली नहीं जा रही थी। दरअसल में बिल्ली के फुटप्रिंट्स छोटे वो नीचे की तरफ, और उसके ऊपर कुत्ते के फुटप्रिंट मिले, तो ये तो प्रूव कर देगा ना कि कुत्ता पीछे पीछे गया है। ठीक है, और उन पद चिन्हों को जब देखा गया तो उतने ही पुराने हैं, सेम डेट के, तो जाहिर होता है कि पीछे गया होगा। उस तरह का पीछा नहीं है ये, कभी सोचने लग जाए, ये घूमने फिरने वाला पीछा है। वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? आगे आएंगे। अगला आते लोथल। बताएंगे भाई साहब लोथल किस नदी के किनारे बताया, और भारत के किस राज्य में लोथल मैंने आपको बताया था। बहुत अगर मैं बोलूं, और जो चीजें बच्चे मैं महत्वपूर्ण मार्क करूं ना आपकी क्लास में, कभी भी जब परीक्षा देने जाओ, आप अपना एग्जाम देने जाओ, तो उन बिंदुओं पर मुख्य ध्यान देना है ना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। लोथल को हम लघु मोहनजोदाड़ो बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो मतलब मृतकों का टीला, वहां से बहुत नरकंकाल मिले। नरकंकाल आपके लोथल से भी मिले हैं, लोथल से भी कई नरकंकाल आपके मिले। मैंने बोला कि ये लोग सफाई के प्रति सजग हैं, जैसे कि भाई आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, तो जो लोथल के लोग हैं वो सफाई के प्रति क्या है, बहुत सजग है, बहुत ध्यान रखते थे। ये एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर हम किसको बोलते हैं? व्यापारिक नगर भाई साहब हम बोलते हैं जहां पर व्यापार काफी होता था। व्यापार, तो व्यापार के लिए तो भैया यहां पर मार्केट रही होगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रश्न बंदरगाह यानी कि गोदीवाड़ा। बंदरगाह यहां पर गोदीवाड़ा की सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट है जिससे एक पोर्ट मिला है? ये भैया जी पोर्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं जानते हो। तो बच्चे ये क्या है हमारा, ये वेस्टर्न कोस्ट है। इधर हमारा क्या बोलेंगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इधर भैया जी आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो आप पढ़ेंगे भारत के 6 बड़े बंदरगाह इस किनारे पर हैं, जैसे गुजरात का आपका कांडला जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, गोवा का मारमा गोवा है, महाराष्ट्र में मुंबई है, नहावा शेवा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे कि इस साइड में भी 6 हैं और इस साइड में। तो ये जो आपका भाई साहब अगर मैं बात करूं पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे भैया जी पोर्ट का इस्तेमाल होता है, पोर्ट का इस्तेमाल होता है कि जहाज वहां आकर के रुकते हैं, तो अन्य देशों से जो सामान आएगा वो समुद्र के रास्ते। तो क्या यहां पर भी समुद्र के रास्ते सामान आता था? हाँ जी, मैंने कहा मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी प्यारे दोस्त, वहां से ये लोग लेन देन करते थे, वहां से ये लोग लेन देन करते थे, क्योंकि फसलों का इनको ज्ञान हो चुका था, क्रॉप्स की इनको नॉलेज थी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लोथल गुजरात में है। वेरी गुड। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? और हाँ, बंदरगाह से एक बात और याद रख लेना, किस साइज का बंदरगाह था? तो क्या बोलोगे, 214 गुणा 36 गुणा 3.3। और पूरी दुनिया में डॉकयार्ड का सबसे पहला पता हमको इंडिया से चलता है। समझ रहे हम लोग कितने उन्नत थे आगे। ये विश्व का प्राचीनतम, ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का प्राचीनतम। ये क्या है जी संख्या? तो ये मीटर में है। तो दरअसल में इस जो बंदरगाह था ये 214 मीटर लंबा था, ठीक है,
36 मीटर इसकी चौड़ाई थी और जो इसकी गहराई थी भाई साहब वो 3.3 मीटर गहरा था। ठीक है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं हमको यहां से, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? एविडेंस ऑफ ए गेम ऑफ चेस, शतरंज जानते हैं? एमटीएस ने तो इस बार एग्जाम पूछ लिया, शतरंज में शतरंज के खेल में चेस बोर्ड जो होता है उसमें कितने खाने होते हैं? आप लोग याद रख लेना, हमेशा मैं आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ाऊंगा। 64 खाने होते हैं, उसमें से 32 सफेद होते हैं और 32 काले होते हैं। इस तरह से कुल 64 खाने उसमें होते हैं। ये शतरंज का खेल कहां पर? भारत के लोथल से इसके साक्ष्य मिले। सर उस समय जहाज था, सीधी सी बात है मेरे दोस्त, बंदरगाह जहाज के लिए ही बनाया होगा, आदमी के तैरने के लिए बंदरगाह नहीं बनाया होगा। यहीं से हमको पता चलता है कि इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है। शतरंज के खेल के साक्ष्य। 3 युगल समाधि मिली है यहां से, युगल का मतलब होता है जोड़ा, तो 3 इकट्ठी युगल समाधि यहां से मिली है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था पाषाण काल में भी, आप लोगों को याद हो दमदमा के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो भाई साहब आपका आंसर होना चाहिए क्या? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बोले जरा। लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। लोथल, गुजरात का लोथल। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। हाथी दांत समझते हैं? बहुत महंगा होता है। हाथियों का बहुत शिकार, तो जब सरकार ने हाथी पर बच्चे अगर बोले, हाथी प्रोजेक्ट नहीं आया था 1992 का, उससे पहले हाथियों का बहुत शिकार हुआ है, क्योंकि हाथी दांत की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत थी। तो उन हाथी दांत से ये लोग मोहर बनाते थे। ये पता नहीं कि जिंदे हाथी का दांत निकाल लेते थे कि मृत हाथी का, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। चावल का छिलका कहां से मिला? लोथल से मिला। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब ही होता है बच्चे व्यापार की प्रमुख जगह। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम बोलते कानपुर है। तो मैनचेस्टर शब्द का यूपीएससी परीक्षा और इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है कि हम लोग अक्सर सुनते दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर शब्द क्या होता है? तो मैनचेस्टर शब्द का अर्थ होता है आपका जो व्यापारिक स्थल है, और यहां तो बच्चा डॉकयार्ड बना हुआ है, तो कितना बड़ा व्यापार यहां रहा होगा। अनाज पीसने की चक्की, क्योंकि फसल का इनको ज्ञान है, तो अनाज क्या कच्चा खाते थे कि पीस कर। सर मोहर क्या होती है? बच्चे कल बताया था मैंने मोहर के बारे में। किसी चीज को अगर मार्क कर दिया जाए वो मोहर होता है। जैसे आपने कभी किसी बड़े बुजुर्ग को राजस्थानी तरीके से आपने देखा हो, हरियाणवी तरीके से, तो यहां गले में मोहर पहने रखते हैं। मोहर, तो वो एक तो मोहर ये होती है मार्क करके, दादा परदादा की निशानी हमारे यहां मिली, सोने की मोहर, चांदी की मोहर। ऐसी ही इनके पास अपनी मोहरें थी। ठीक है, आगे देखेंगे। मम्मी मॉडल, मम्मी जानते हैं? मम्मी का मतलब होता था भाई साहब कि ये लोग मानते थे कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, उसके शरीर पर एक लेप लगा देते थे और एक प्रिजर्वेटिव लगा करके कि इसको संरक्षित या सुरक्षित रखेंगे। डेड बॉडी को रखते थे बहुत समय तक। ऐसा आपने अगर किसी बच्चे ने देखी होगी, हॉलीवुड की एक मूवी है मवी, तो वो जो मम्मी मूवी है उसमें मम्मी उठ जाती है कुछ टाइम के बाद में, सफेद पट्टियां, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तुम्हारा व्हाट्सएप है? देखो, ये तुमने देखे होंगे मम्मी के मॉडल। तो इस तरह से क्या करते थे कि उस पर आपका एक कपड़ा लपेट देते थे, एक क्या कपड़ा उसके ऊपर लपेट देते थे। ठीक है, ये देखो, ये मम्मी है। तो अब मम्मी के बारे में बात ये आती है कि इसके बारे में हमको कहां से पता चलता है? तो ऐसा कहां पर आपने देखा? इजिप्ट में ऐसा बहुत होता है, मिस्र में बहुत होता है ऐसा। तो जो मिस्र की सभ्यता थी,
यानी हमारी और उनके बीच में एक समानता थी, सीधी सी बात, एक आदान प्रदान रहा होगा। सर जी ये तो भूत है। नहीं भूत नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी मॉडल मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, लेकिन यहां आपको सोचना होगा खिलौना किस चीज का हो सकता है भाई साहब। जो चीजें मार्केट में होंगी उन्हीं का तो खिलौना हो सकता है। या आप सोचे, आप क्या ऐसी कोई चीज सोच सकते हैं जो इस दुनिया में हो ही ना? हाँ, वैज्ञानिक लोग सोच सकते हैं, लेकिन खिलौने के रूप में वो चीजें, खिलौने के रूप में क्या आएगा जो पहले से, जैसे आज छोटी गाड़ियां, तो गाड़ियां बढ़ी हुई हैं, छोटी बाइक मिलेगी बच्चे खेलने के लिए, है पहले से। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, तो मिट्टी की नाव यहां मिली है खिलौने के रूप में। सीधी सी बात है कि बड़ी नावें भी यहां रही होंगी, कोई दिक्कत? अब आते काली बंगन, बताएंगे भाई साहब किस स्टेट में है? सर मम्मी बनाते थे, हाँ ये रखते थे अपने लोगों को, किसी को प्रेम हो कि मैं अपने को नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी बॉडी को रखूंगा, मैं तो नहीं जलाऊंगा अपने चाचा जी की बॉडी को, बोले मेरे वो दूर के रिश्तेदार है, हम तो उनको रखेंगे। उस तरह से वो संरक्षित रखते थे। कई बार तो ये देखा गया है कि इनको संरक्षित रखने के पीछे अनुसंधान कार्य थे, रिसर्च किया करते थे मनुष्य के ऊपर कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। मिस्र में बहुत जगह मम्मी इसीलिए बनाई गई, बॉडी को, व्यक्ति को मरने के बाद भी उसके शरीर को सुरक्षित रखने का जो प्रयास है वो अनुसंधान के लिए किया गया। बहुत बढ़िया, राजस्थान आप लोगों ने आंसर किया है। काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काली का अर्थ काली, बंगन का मतलब चूड़ियां, राजस्थान का है। बहुत बढ़िया, ये हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि ये कहां से है। यहां से क्या मिला है? जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य कहां से? कालीबंगन। और अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कालीबंगन कहां पर स्थित है। नदी मैंने आपको बताई भाई साहब, घग्गर नदी मैंने आपको बताई थी। लकड़ी का हल कहां से मिला है? जब भी खेत, जुते हुए खेत मिले हैं तो लकड़ी का हल मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। 7 हवन कुंड या वेदिकाएं कहां से मिली? यानी कि पूजा भी ये लोग करते थे। मैंने कहा ना कल कि पशुपति की पूजा होती थी। पशुपति कौन है? भगवान शिव का एक रूप माना गए हैं, उनकी पूजा करते थे। तो हवन कुंड भी मिले हैं, हवन आदि भी करते थे। ठीक है, ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं? ऊंट की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां भी बोला मैंने लोथल से। एक पूछा जाता है, ये कहीं किनारे पे आप लिख लेना, घोड़े का अस्थि पंजर शायद होगा आगे। घोड़े, सासुर कोटला है, मैंने शामिल किया था स्लाइड में आपकी, में लिखने की जरूरत नहीं, आएगा। ठीक है, 7 हवन कुंड और ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो हम कहेंगे भैया जी कालीबंगन से मिलते हैं। कहां से? कालीबंगन से, लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर, कोई डाउट कैसे पूछा जाएगा? भाई साहब देखो, इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना इतना तो बुद्धिमान आप भी होंगे कि अब ऐसे कमेंट जा रहे, नहीं पता चलता। 2 तरीके हैं डाउट पूछने के। एक तो भाई साहब आप टेलीग्राम में जाना अपने ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम में जाना। जो आपका टेलीग्राम कौन सा जी? परिश्रम 2.0 बैच से आप जुड़ गए होंगे, परिश्रम 2.0 बैच से। ठीक है जी, आप परिश्रम बैच वही पुराना टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें जब आप अपनी बात लिखो तो आप अपनी बात लिख दो। बात लिख के बच्चे, जब आप टाइपिंग का @ होता है वो दबाएंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे। जैसे मेरा नाम आएगा @ नवीन, इतना भी लिखोगे तो उसमें आ जाएगा नवीन शर्मा RWA, ये आएगा नवीन शर्मा RWA। @ लगाओ टेलीग्राम में, वो मुझ तक आ जाएगा। प्यारे बच्चे, समय की व्यवस्था होती है तो इधर उधर की बातें ना करना प्लीज, जब सॉल्यूशन ना मिले कोई। भाई अब ऐसा नहीं पूछना, आप मान के चलो यही बात मैंने बता दी जुते खेत, तो आप कल को ये पूछें जुते हुए खेत कहाँ से मिले। तो जनरल बातें जो आपकी रिसर्च की है वो आप कर लेना। जब आपका डाउट ऐसा है कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो मुझे टैग कर दे, ठीक है, मैं आपका हर एक बच्चे का @ का जवाब दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं अब तुम हाय हेलो करने लग जाओ उसमें, तो उसका भी कोशिश करेंगे देने का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे इंस्टा पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर क्या करें, ग्रीन स्टोरी जो बच्चे चलाते हो उनके लिए है। ग्रीन स्टोरी की उस बात में कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं दोस्त कि आप टेलीग्राम पर नहीं कह सकते।
ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की परिभाषा आप बच्चों की वजह से है। तो आपके किसी भी एक चीज का हल अगर मैं कर सकता हूं तो वो मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसी कोई समस्या, कोई परेशानी है कि आप नहीं कर सकते सबके सामने? कोई भी दिक्कत है मेरे दोस्त, आप अपने भाई से कह सकते हैं। ग्रीन स्टोरी पर जाकर के आप इंस्टा पर ऑफिशियल है, बस नाम वही है, यहां लगाएंगे ऑफिशियल @नवीन, नहीं सॉरी अंडरस्कोर है, डैश नहीं है, नीचे वाला है नवीन _शर्मा और अंडरस्कोर नीचे जाकर के RWA। ठीक है, इस पर आप ग्रीन स्टोरी लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, चलेंगे। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य भैया जी लाइव कितने लाइव हैं बच्चे? 16,000 बच्चे, 16,000। आओ, भूकंप के साक्ष्य एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक कहां से मिला है, यानी भूकंप आते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लकड़ी की बनी नाली कहां से मिली है? इंपॉर्टेंट बात है क्या? क्योंकि बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता में जहां कहीं से भी नालियां मिली वो पक्की नालियां मिली। सिर्फ एक ही जगह है जहां लकड़ी की बनी नाली मिली। तो भैया लकड़ी की अगर नाली है तो इसमें तो फिर दीमक लग जाती होगी। तो मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वाटर प्रूफिंग में भी आगे हैं। आज आप मोबाइल बना रहे, वाटर प्रूफ मोबाइल है, वो उस समय जानते थे उस बात को। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि क्या होता है प्यारे बच्चे? जो हमारा ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। ये हमारा जन्म होता है ना, वो भी एक संस्कार है। बच्चे को अन्न खिलाया जाता, अन्न प्राशन, वो भी एक संस्कार है। पहली बार बच्चे को सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, वो एक संस्कार है। बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, वो एक संस्कार है। बच्चे के सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं, वो भी एक संस्कार है। गुरुकुल से शिक्षा लेकर के आता है वापस, वो भी एक संस्कार है। अंत हो जाता है 16वें संस्कार अंत्येष्टि संस्कार पर। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब व्यक्ति के मरने के बाद का जो विधि है। ठीक है, अंत्येष्टि सरकार। हाथी दांत की कंघी कहां से मिली है? आइवरी कॉम बोलते हैं, मतलब हाथी के दांत की। वेरी गुड, बहुत गजब। विवाह भी तो एक संस्कार होता है। बहुत अच्छा लिखा अभिषेक पांडे जी, बिल्कुल, विवाह भी एक संस्कार है। वेरी गुड। अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंतिम संस्कार है। चले जी आगे, आगे। अब आते हैं धौलावीरा पर। धौलावीरा बताएंगे कहां पर? मैंने आपको बताया किस राज्य में है। सर इंटरनेट में क्लास पूरी, भाई साहब ऐसा ना करना। देखो 3 या 4 क्लास लेके अगले 3 महीने में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपके लिए बड़ी लिमिटेड 7 क्लास ली गई हैं। 7 क्लासेस लीजिए, 3-4 घंटे रिवीजन कीजिए, 12 घंटे पढ़ने का कम से कम मादा रखिए दोस्त। और इस तरह की इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए ऑनलाइन एजुकेशन में आप कहेंगे तो हम आपको इंटरनेट तो नहीं दे पाएंगे दोस्त, इतना तो आप भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी और बच्चा इतनी क्लास तो लेनी होंगी अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हो 2 क्लास से, गलत वे पर हो। कल इस चीज़ का अफसोस होगा, तो मेहनत कीजिए। ये शिकायतें मुझे नहीं मिलनी चाहिए किसी की, फिर तुम हमारे प्यारे बच्चे नहीं हो जी। बोले 7 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, बगैर पढ़े सिलेक्शन थोड़ी होगा। गुजरात में बच्चों का आंसर आया, नीतू जी, नवदीप, एकता, अभिषेक, जाहिद, एकदम सही आंसर है। जल प्रबंधन व्यवस्था कहां पर थी? वाटर मैनेजमेंट। और एक जलमार्ग बनाया इन्होंने पानी को इकट्ठा रखने के लिए, 24 मीटर चौड़ा और 70 मीटर लंबा। मतलब पानी को स्टोर भी कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है हमारे देश में कि जल स्थिरता करो, पानी को बचाओ, लेकिन ये उस समय पर वाटर का मैनेजमेंट कर रहे हैं। नालियां सबसे बेहतर धौलावीरा में है, ड्रेनेज सिस्टम है, नालियों में पानी कहीं रुका नहीं मिलता धौलावीरा में। सुनामी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। सुनामी जानते हैं? जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ जाती हैं, इसको हम सुनामी कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का नाम दिखाएं जरा, कितना अच्छा आंसर लिखा है। 40वीं साइड जिस बच्चे ने लिखा, ऊपर गया थोड़ा,
माउस बदलो इसका, खराब है तो। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, उन्होंने कहा है कि ये 40वीं साइट है धौलावीरा। मैंने आपको बताया था भीमबेटका कौन सी साइट मैंने आपको बताई थी, जरा बताइए, जहां से रॉक पेंटिंग सेलकृत चित्र मिले हमको। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 40 स्थल हैं और धौलावीरा ये 40वां स्थल है, 40वीं साइट है। सुरकोटड़ा, अभी मैं आपको घोड़े की बात कर रहा था। घोड़े, हाथी, भेड़ियों की हड्डी, या हम बोले घोड़े का अस्थि पंजर, यानी पूरा एक कंकाल, सिर्फ हड्डियां हड्डियां। घोड़े का अस्थि पंजर कहां से मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर, स्केलेटन ऑफ हॉर्स, तो वो सुरकोटड़ा से मिला है। कहां से? सुरकोटड़ा से। बनावली बताएंगे भाई साहब किस स्टेट में है। हाथी दांत की कंघी, आप कहेंगे भैया हाथी दांत की कंघी सब जगह मिल रही है क्या, तो पूछा जाएगा। तो कभी ऐसा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा कि हाथी दांत की कंघी और तीनों को रख दे कि यहां भी मिला यहां भी मिला। एग्जामिनर इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता ना। तो वो हाथी दांत की कंघी ऐसे विवादित प्रश्नों को पूछता ही नहीं है, कभी भी ना पूछे गए आज तक। जौ के दाने बनावली से। मिट्टी का हल खिलौने के रूप में कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है, बनावली से, ठीक है, बनावली से प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हरियाणा हरियाणा हरियाणा, बहुत सारे दोस्तों का आंसर आता हुआ, वेरी गुड, गजब। नोट करेंगे भाई साहब ये, तब आगे बढ़ेंगे। बहुत सही उत्तर देते हुए आप, ये आपके ध्यान को दर्शाता है कि आप हर रोज रिवीजन करते हैं। आपकी रेस खुद से है दोस्त, है ना। कभी भी अपनी मेहनत को कमजोर ना होने दे, फालतू के मोटिवेशन में कभी ना पड़े। कुछ बच्चे यंग एज में मोटिवेशन के चक्कर में रहते हैं, दूर रहना इस सब से। एक सिंगल स्ट्रेटजी, सिलेक्शन होगा तो अध्ययन करना होगा, अध्ययन बगैर भटके होगा, मोटिवेशन से दूर रह के होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इस जॉब की ज़रूरत है इस फ्यूचर के लिए, तो आप कहेंगे हाँ जी ज़रूरत है, बस इतना भर मोटिवेशन काफ़ी है जागे हुए व्यक्ति के लिए। और जो सोया हुआ है वो लाख मोटिवेशन की पंक्तियां सुने, कुछ हो नहीं सकता। पूरी दुनिया सुनती है मोटिवेशन की लाइन, क्या सब बेहतर कर जाते? नहीं, वो तो एक सॉल्यूशन नहीं है दोस्त। सॉल्यूशन क्या है? आपकी मेहनत, सुबह उठिए, ऊर्जा से भरिए और पढ़ाई में लग जाइए। क्या बोलेंगे? मिट्टी का हल खिलौने के रूप में कहां से? बनावली से मिला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमने अब जितना कुछ भी पढ़ा ये सब हमने किस में पढ़ा है? सारा का सारा हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता किस में आती है, जरा बताएंगे? कौन से इतिहास में आती है? प्राके ऐतिहासिक में या आद्य ऐतिहासिक में? सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने बोला इसकी लिपि जो है, क्या बोला था मैंने? इसकी जो लिपि है भाई साहब, सॉरी, एक चीज यहां पर छूट रही है, यहां पर आएंगे। वैदिक सभ्यता बाद में देखेंगे। तो हमने जितना भी ये अब तक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। अब आते हैं सामान्य जानकारी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और क्या कुछ है आप लोगों के लिए जानने के लिए। टाइम कौन से में चल रहे हैं बच्चे? हम 2500 से लेकर के 1750 में। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है कि हम इसको ओल्ड स्टोन एज में पढ़ रहे हैं। गलत बात है मेरे दोस्त। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ये सब तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में थे, प्राक ऐतिहासिक काल में थे। हम आधे ऐतिहासिक पर आ गए ना, कि जहां लिपि का ज्ञान तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया। एक बच्चे ने गलत दिया, वैसे ज्यादातर ने सही उत्तर दिया है। गलती नहीं करनी है किसी को भी। सामान्य जानकारी भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये कैसे थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सामान्यतः मकान निर्माण जो ये करते थे, मकान निर्माण में, मकान निर्माण करते थे, हाँ जी, मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे। किसका? ब्रिक्स का यूज करते थे, ब्रिक्स का। सामान्यतः मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे, और उनका जो रेशियो रहता था ईंटों का, वो रेशियो रहता था भाई साहब 4:2:1। बहुत बार एसएससी ने पूछा है
सिंधु घाटी सभ्यता में मकान निर्माण में ईंटों का अनुपात क्या रहता था? मतलब कि ईंट की लंबाई इस तरह से 4 रेशियो में है, इंच में अगर काउंट करें हम, या मैं तुमको परफेक्टली बताऊं तो क्या मेजरमेंट रहती थी? 27 गुणा 13 गुणा 6, सॉरी 27 गुणा 13 गुणा 6, ये परफेक्ट मेजरमेंट था इनका, 6 सेंटीमीटर। यानी देखो इसका 2 गुना है लगभग, यही तो आप अनुपात में पढ़ते होगे, 6 दूनी 12, और ये इसका 2 गुना, 13 दूनी 26, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, यानी 27 सेंटीमीटर की ईंट होती थी। ईंट की जो चौड़ाई है वो 13 सेंटीमीटर होती थी, और ईंट की जो आपका ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ईंट की मोटाई हो गई। मोटाई क्या बोलोगे? मोटाई। इतनी मोटी ईंट होती थी, तो ये ईंट का क्या बोलेंगे? ईंट का वहां मेजरमेंट था। 4 वर्ग थे यहां पर, जैसे आप लोग जानेंगे वैदिक काल में, वैदिक काल में भी 4 वर्ग होंगे। मैं आपको जब बच्चे पुरुष सूक्त के बारे में बताऊंगा ऋग्वेद में, तो मैं चातुर्वर्णीय व्यवस्था आपको समझाऊंगा, उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जाति व्यवस्था नहीं है। कितना बेहतरीन सिस्टम रहा होगा। आज हिंदुस्तान जातियों की वजह से दोस्त बिखर रहा है। हम सब भारतीय होने की बजाय हम सब अपनी जाति पर गर्व करने लग गए हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमारा नहीं था भाई। हमारा हिंदुस्तान तो भारतीयता होने का गर्व करने वाला एक हिंदुस्तान था, जिसमें सिर्फ वर्ग थे, पुरोहित, यानी जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट से मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण या किसी अन्य जाति को विद्वान मान लिया गया, नहीं, जिनके एक्ट ऐसे थे कि जो समाज को लीड करके एक सही दिशा दिखाते थे, उनको पुरोहित यानी विद्वान कहा गया। एक योद्धा वर्ग रखा गया कि ये रक्षा के लिए लड़ता है। आज सड़क पर जाती किसी बहन को कोई परेशान कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाता है कि तुम ये परेशान इनको नहीं कर सकते, वो व्यक्ति योद्धा है। जो गलत के खिलाफ आवाज उठाए या जो सुरक्षा की भावना के लिए काम करे, वो हर एक व्यक्ति योद्धा है। तो इन्होंने वो क्लास बनाई, ये योद्धा है। व्यापार करने वाले लोग, जो शिल्पकार थे, वो व्यापारी कहे गए, और जो लोग काम करते थे वो किसी भी जाति का हो, उसको श्रमिक कहा गया। ठीक है। सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आज क्यों नहीं है? ये कहाँ खत्म हो गई? इतने उन्नत लोग कैसे खत्म हो गए? तो अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज बताई। तो बोले कि सभ्यता के पतन का कारण बाढ़, या फिर आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, या जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्योंकि सुनामी जैसे साक्ष्य भी मिले, तो ये देखा गया होगा कि कोई बाढ़ आई, भूकंप के साक्ष्य मिले, तो बहुत सारे लोगों ने भूकंप को बताया जिम्मेदार कि भूकंप आया और सारी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे ज्यादा लोग जो तर्क देते हैं वो बाढ़ को मानते हैं। फ्लड की वजह से ये डूब गई, सिंधु घाटी में फ्लड आ गई। माप तोल 16 के गुणक में थी। जैसे आज आप देखो, आपके घर में बाट कैसे कैसे होंगे? 50 ग्राम का बाट देखा है आपने? हाँ भैया होता है। 100 ग्राम का? हाँ जी होता है। और 100 ग्राम के बाद कितने ग्राम का बाट आपने देखा? 200 ग्राम का होता नहीं होता? होता है जी। 250 ग्राम का होता है? हाँ जी होता है। 500 ग्राम का होता नहीं होता? होता है जी। 1000 का होता? हाँ जी। तो 50 के गुणक में आज माप चल रही है, 50 के गुणक में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कुछ दुकानदारों के पास 10 ग्राम और 20 ग्राम के बाट भी होते हैं, या हम कहें 10 के गुणक में। लेकिन यहां पर 16 के गुणक में थी। कैसे? 16 ग्राम का बाट देखा गया, 32 ग्राम का बाट देखा गया, 64 ग्राम का बाट देखा गया। ठीक है, 16 के गुणक में। इस तरह से 160 ग्राम का बाट भी था। हाँ देखो, 250 लिखने लग गए सब। चलो, कोई परेशानी? हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए हैं। कितने? 400 अक्षर टोटल, जो पढ़े नहीं गए। कैसी लिपि मैंने आपको बताई थी? तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताई थी भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक। और कभी पूछे सबसे ज्यादा यू प्रकार के अक्षर, किस प्रकार के अक्षर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से?
यू प्रकार के अक्षर, वर्ड्स ऑफ यू टाइप, और मछली के चिन्ह वाले, लगभग मछली के चिन्ह वाले अक्षर यहां से मिले हैं। मछली के चिन्ह और यू प्रकार के अक्षर पढ़े नहीं गए हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, कभी पढ़े जाएंगे तो हो सकता है कोई चमत्कार पैदा हो, पॉसिबली। ठीक है, वेरी गुड। सर मोहनजोदड़ो मूवी में कितनी सच्चाई? मैंने देखी नहीं है भाई साहब, देखता तो बता पाता। पिक्टोग्राफी बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। एक और, हाँ, एक रिक्वेस्ट और आप सबसे, जैसे मैं एक बच्चे का देख पा रहा हूँ क्वेश्चन, नाम नहीं पढ़ूंगा मैं ऐसे, आप अपना नाम पढ़वाने के चक्कर में पूरे बैच में प्रयास कर लेना, मैं अपनी इच्छा से ही नाम पढ़ूंगा। जिसका ये भाई साहब नाम दिखा देंगे शिवम वशिष्ठ जी, उसका नाम मैं पढ़ सकता हूँ, या जो मुझे दिख जाएगा। कुछ बच्चे अपना नाम पढ़वाने के चक्कर में कमेंट करते रहते हैं, रियली सॉरी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्त आपका नाम। कुछ बच्चे ये लिखते हैं आप रिप्लाई नहीं करते, तो बच्चा मैं पढ़ाने के साथ में आपकी सारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। उसके लिए मैंने बता दिया, डाउट ग्रुप है, क्लास की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में फोकस करना है। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुम सबसे, ये उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जो अपना सिलेक्शन चाहते हैं, वो एटलीस्ट इसको फॉलो करें। सारे बच्चे मैं जानता हूं कि बात को नहीं मान सकते, सबको अपना नाम बुलवाने की अभी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे वो बहुत सारे लोग तुम में से, उनको बस अपना नाम बुलवाना होता है, तो वो तो हरकतें और शरारतें करेंगे। बस मैं उम्मीद करूंगा अच्छे बच्चों से कि वो ऐसी शरारतें ना करें। ठीक है, आगे आएंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये बहुत सही है। आगे आएंगे। आर्यों का आगमन स्थल। आर्य का आगमन स्थल पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये आर्यन है कौन। उसके लिए भाई साहब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जरा देखेंगे। मैंने आपसे कहा सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कितना बताया मैंने आपको, 2500 से लेकर के 1750 बीसी। पिक्टोग्राफी इस समय पर चल रही है, आद्य ऐतिहासिक काल में इसको हम रख के पढ़ते हैं। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल का दूसरा हिस्सा मैंने आपको कौन सा बताया था, बोलेंगे भाई साहब? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का दूसरा हिस्सा मैंने कौन सा बताया था? हम इतिहास में एकदम किलम से चल रहे हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा तो सिंधु घाटी सभ्यता था, और दूसरा हिस्सा भाई साहब कौन सा था? तो मैंने आपसे कहा था वैदिक सभ्यता। कौन सा? वैदिक सभ्यता। वो सभ्यता जिस समय वेद लिखे गए, जिस समय, या बात करें जिस समय की नॉलेज हमको वेदों के द्वारा होती है, जिसका सबसे बड़ा स्रोत वेद है। सर जी हैंडराइटिंग की वजह से इतिहास के नोट्स, मैंने कल बच्चे के नोट्स देखे, जब आपने कल बोला था बच्चे की हैंडराइटिंग एकदम समझने योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है नोट्स में। हो सकता है मेरे दोस्त आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो उस बच्चे से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जो समझने योग्य ना हो, कुछ भी नहीं। मैंने पढ़ा है, मुझे पूरे सारे अक्षर साफ दिखते हुए, शब्द सारे साफ दिखे। मैं सोच रहा था कि अगर खराब राइटिंग होगी तो किसी अच्छे बच्चे को लगाएंगे, लेकिन राइटिंग एकदम समझने योग्य, एकदम साफ है। हाँ, ये अच्छा हो सकता है कि आप में से किसी की राइटिंग उस बच्चे से अच्छी हो तो फिर उसको थोड़ा अखर सकती है। वैदिक सभ्यता कौन सी है भाई साहब हमारी, जिसमें वेदों की रचना हुई है? तो हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के भी दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, जरा बताएंगे। वैदिक सभ्यता को हमने बांटा था भाई साहब आपका पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड, और पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में। इसका समय मैंने बताया था आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ। इसी को हम ऋग्वेदिक काल बोलते हैं, ऋग्वेद का काल बोलते हैं। ऋग्वेद की रचना इस समय हुई 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसको हम उत्तर वैदिक काल को लोह युगीन सभ्यता कहते हैं, और लोहे के उपयोग के साक्ष्य मैंने आपको बताया था अंतरजी खेड़ा से मिले। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, फिर से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विभाजन हम पहले ही कर चुके हैं। सागर फौजी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है कि वैदिक सभ्यता को दो हिस्सों में बांटा गया है। देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स एकदम ठीक बन रहे हैं। हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
थोड़ा पता है जीवन में ये बोलते हैं, मैंने बच्चों को एक सिद्धांत बताया, आप जीवन में आगे जाना चाहते हो तो ये एक चीज खत्म कर देना, शिकायत, कंप्लेंट। ये जिसके जीवन में नहीं है वो उतना आगे गया। हम बार बार घर में इरिटेट होते रहते हैं, हम घर के लोगों से लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमको किसी न किसी बात पे शिकायत हो जाती है। किसी बच्चे को नोट्स की शिकायत है, किसी को ये है जी मेरा तुम लोगों ने 7 घंटे क्लास क्यों चला दिए। कोई अगर 3 घंटे चलाते तो ये बोलता है जी 3 घंटे में सिलेबस कैसे हो जाएगा, क्या पागल बना रहे हो। कोई बोलेगा जी मेरा नेट खत्म हो रहा है, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा मेरी क्लास छूट गई है, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये शिकायतें आपको नहीं होनी चाहिए जीवन में। यू आर मानव, अब मनुष्य हो। मैंने तुमको बताया कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन अकेला तुम्हारे अंदर हुआ। तुम पिंजरे में होते तो क्या अच्छे लगते? नहीं। तो उस मानव की तरह आपको जीवन में बिहेव करना है। वो इंसान बनिए, उतना बौद्धिक विकास आपका होना चाहिए। कोई आपसे कहे अभी तो बच्चे ने 12वीं की, अभी विकसित नहीं है, नहीं मेरे दोस्त। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था में पूरे वेदों का अध्ययन कर लेते हैं। ये सिर्फ खुद को बहकाने की बात है कि मैच्योरिटी लेवल तब आएगा। मैच्योरिटी, परिपक्वता आप जब चाहें उसी दिन से आपके अंदर आ सकती है। आप अपने एक्ट ऐसे देखें कि किसी को परेशान ना करे और आप मैच्योर हैं। मुझसे पता है बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती थी, कहते थे कि 10th और 12th लेवल की जो परीक्षा है इन बच्चों को ऊपर ऊपर से पढ़ाओ। और इस इंडस्ट्री के मैक्सिमम टीचर्स का कॉन्सेप्ट यही था कि बच्चों को ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने बच्चों का वो बौद्धिक जो नजरिया था उसको बदलने का प्रयास किया। मैंने कहा नहीं, ये कौन कहता है कि 12वीं पास एक बच्चा ज्ञानी बच्चा नहीं हो सकता, वो नहीं सीख सकता, वो सीख सकता है। उसको आप ये बोलो कि भाई साहब आपको सीखना चाहिए। कौन कहता है कि आप ग्रेजुएशन होने के बाद ही सीखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी सीखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए, आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन शिकायतें ना रखें और आगे चलिए। ये समझे विभाजन? तो यही हमको पढ़ना है। पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, हम आपका आएंगे। तो जो ये वैदिक काल है, वैदिक काल है, एक और बात आपको समझा दूं इससे पहले। मैंने अभी बोला आपसे वैदिक काल, वैदिक काल का समय बताएंगे। वैदिक पीरियड कौन सा है? वैदिक काल भाई साहब जो, क्या बोला मैंने, 1500 से लेकर के 1000 के बीच का है। और वेदों की रचना इसी समय पर हुई, इसीलिए इसको वैदिक काल हम कहते हैं। वेद रचना, ये वेद रचना किसके द्वारा हुई? आर्यों के द्वारा हुई। क्या बोलेंगे? आर्यों के द्वारा। हालांकि वेद एक अलग टॉपिक होगा, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं ये जो समय है ये आर्यंस का समय है। आर्य कौन है? इसके ऊपर इतिहासकारों के बीच में एक लंबी बहस है, बहुत लंबी बहस है। आर्य कौन लोग हैं? हु इज आर्य? कौन है ये? कहां से आए इंडिया में? कहां से आए? अब तो ये रिसर्च खत्म ही हो चुकी है कि कहां से आए। बड़े सब लोगों ने अपने अपने मत लिखे हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया ये हिंदुस्तान है, इसमें पहला आदमी तो कहीं आया होगा। तो पहला आदमी दोस्त माना गया है कश्मीर से, कि उस कश्मीर वाले सिंध वाले क्षेत्र में पहले सबसे पहले आकर के लोग बसे। तो लोग बसे तो भैया कहां से आकर बसे? तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मत दिए। पंडित बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला ये जो आर्य लोग हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए, नॉर्थ पोल से आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा महाभारत में जब सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, और वह सुमेरु पर्वत कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका में, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, जहां 6 महीने और 6 महीने दिन और 6 महीने रात का वर्णन है। वह महाभारत में भी देखने को मिलता है, वह यहां उत्तरी ध्रुव पर देखने को भी मिलता है। बोले कि इनके दोनों की चीजें सेम सेम है, तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं पक्का। सब लोगों ने रहन सहन के हिसाब से बोला। तो ऐसे ही बहुत सारे मत जो आए, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत से बताते हैं, यहां देखेंगे।
आर्यों का आगमन स्थल, आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। कौन सी व्यवस्था को? वैदिक व्यवस्था को जन्म दिया। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया। मैक्स मूलर। और सबसे ज्यादा कथन किसके मान्य है? मैक्स मूलर के। लेकिन आज के बाद तुम इस बात को मत कहना, क्योंकि नई रिसर्च जो सामने आई है इतिहास की, वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी ही देर में। कोई दिक्कत? सर जी 1000 से 600 होगा बच्चे, वो उत्तर वैदिक काल होगा, वो उत्तर वैदिक काल होगा। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, बेस्ट। आर्य जाति को कहा गया बेस्ट या श्रेष्ठ। के अलावा आपको परीक्षा में हो सकता है बच्चे कुलीन वर्ग लिखा मिल जाए, ये सब बेस्ट के ही वर्ग हैं। कुलीन, अभिजात्य लिखा मिल सकता है, अभिजात्य कि श्रेष्ठ का क्या अर्थ है? कुलीन, अभिजात्य मिल सकता, उत्कृष्ट बोल सकते हैं। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मैक्स मूलर, अब ये कुछ स्टेटमेंट आ गए। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि आर्य आए हैं मिड एशिया से, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से, मध्य एशिया से मतलब क्या है भैया? मिड एशिया से। तो ईरान और इराक से इन्होंने बताया कि ईरान और इराक से आए और भारत में बसे। अब प्रश्न यह है कि ईरान और इराक में कहां से आए थे? तो उन्होंने ओरिजिन ही वहीं से माना कि इन जो विकसित मानव हैं, जो श्रेष्ठ मानव हैं, इनका विकास सबसे पहले ईरान और इराक में हुआ, उसके बाद में भारत आए, मिड एशिया से इंडिया आए। ये किस आधार पर कहते थे इस बात को? इनका आधार था ईरान का प्रमुख ग्रंथ है, ईरानियों का प्रमुख ग्रंथ है एक जिंदा अवस्था। क्या बोलोगे? ईरानी ग्रंथ है, बहुत बार एसएससी ने भी प्रश्न पूछा है, जिंदा अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ जिंदा अवस्था। तो जिंदा अवस्था और आपका जो हमारा ऋग्वेद है उसमें काफी सिमिलरिटीज हैं, काफी समानताएं हैं। उसी को आधार मान लिया उन्होंने। बोले इन्होंने ऋग्वेद की रचना की तो ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसी कि आपको देखने को मिलता है जिंदा अवस्था में भी हैं। दोनों सिमिलर हैं, दोनों लगभग समान हैं, तो समान लोगों ने ही रचना की होगी, एक ही माइंड सेट के लोग हैं, तो जगह भी मिलती हैं। लेकिन ये कैसे सिद्ध हुआ कि ईरान से ही यहां आए? ये भी तो हो सकता भारत से ईरान गए हो। पॉइंट है कि नहीं है? अगर दो चीज सिमिलर हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि ईरान से ही भारत आए हो, ये भी तो हो सकता भारत से ईरान आए हो। तो लोगों ने क्वेश्चनेबल किया और राखी गढ़ी में ये साबित हुआ है दोस्त। राखी गढ़ी में जो अभी हाल ही में एक्सकेवेशन हुआ 2020 में, ये सुनना, नोट मत करना, राखी गढ़ी में एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान चीजें जो मिली हैं उसमें एक नरकंकाल मिला है जो 5000 साल पुराना है, और वहीं से साक्ष्य मिले 9000 साल पहले खेती के, और जिसने ये साबित किया इस दुनिया में सबसे पहले खेती हमारे महान देश भारत में हुई और यहां से ईरान और इराक पहुंची। इस दुनिया को सभ्यता हमने दी। मनोज कुमार जी का एक गाना आपने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उसी गाने की एक लाइन है, सभ्यता सबसे पहले यहां विकसित हुई। सुनना उसे आराम से बैठ के, वो आपको इस देश की तरफ ले जाने वाला और देश का राग पैदा करने वाला एक गीत है। तो सभ्यता सबसे पहले हमारे यहां आई। हमने लोगों को कृषि की नॉलेज दी, लोगों को पेट भरना, अन्न खाना सिखाया। अब बात आती है कि ये सब तो ठीक है भैया, ये इनका कथन हो गया, लेकिन इसका कुछ प्रमाण मिलता है क्या? इसका प्रमाण मिलता है बोगज कोई अभिलेख से। बोगज कोई अभिलेख, मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है ये नोट करना, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई एशिया माइनर में एक जगह का नाम है, बोगज कोई एक प्लेस है, ठीक है। और अभिलेख मतलब कि आपका रिकॉर्ड्स। कुछ ऐसी चीजें यहां से बोगज कोई से मिली जो कहता है कितने साल पुराना? 1400 BC। अगर मैं आपसे बच्चे पूछूं आज से कितने साल पुराना हो गया ये? ठीक है, बोगज कोई अभिलेख आप कहेंगे 1400 BC पुराना है, क्या बोलेंगे? 1400। शिवम ऐसा हो सकता है कि दोनों PDF चली जाए उसमें। सुनो मैं एक काम कर देता हूं, एक बच्चे ने अभी बोला है सर राइटिंग तो ठीक है लेकिन मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूं,
हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको दे देंगे और ये बोर्ड वाली पीडीएफ भी आपको दे देंगे। जहां पर आपको दिक्कत आए कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी देखना है तो आप देख सकते हैं, कुछ नोट करना है इस वाली पीडीएफ से तो नोट कर सकते हैं, प्रिंट निकालने तो उस वाली के ही निकाल लेना। अब तो ठीक है, मतलब तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होंगी, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, आगे आएंगे। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो कह रहे हैं जी सिंधु घाटी का समय खत्म हो गया 1750 में और ये शुरू हो गया 1500 में, ये 250 वर्ष कहाँ गायब हो गए? इतिहास में ऐसे बहुत सारे वर्ष गायब होंगे। दरअसल में गायब होना नहीं होता, ये हम पूर्ण विकास पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का पूर्ण विकास है और उधर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा है, तो ये वर्ष उसमें गायब होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं खो गए, ठीक है, वो क्या पतन के और विकास के समय है, जबकि हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो 1400 BC ये कहता है आपका क्यों समानता मिली, तो यहां पर इस बोगज कोई अभिलेख में इंद्र देवता, देखो क्यों सिमिलर होने का सबसे बड़ा दावा इन्होंने किया, इंद्र देवता, मित्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता, वरुण देवता और आपका नाशत्य देवता। ये बहुत पूछा जाता है कि बोगज कोई अभिलेख से किस देवता का वर्णन नहीं मिलता है। इन 4 में से 3 के नाम लिख देता है और एक नाम अलग से लिख देता है। तो जो बोगज कोई अभिलेख है उस पर वर्णन मिलता है 1400 BC, यानी आज से लगभग 3400 वर्ष पुराने। परफेक्टली एक बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया 3423, जबरदस्त। तो 3423 साल पहले इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता और नाशत्य देवता के बारे में वर्णन मिलता है और ये ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। तो सिमिलरिटी हुई, सिमिलरिटी दोनों में हुई। इंद्र देवता वर्षा के देवता, मित्र देवता जो सूर्योदय के देवता थे, वरुण जिनको हम जल कहते हैं वो सूर्यास्त के देवता थे, नाशत्य स्वास्थ्य के देवता थे। नाशत्य देवता का नाम सुना है आपने कुछ कभी? और बड़ी रोचक बात है, भगवान शिव जी की पुत्रियों के नाम भी शायद आप नहीं जानते होंगे। भगवान शिव जी के 5 पुत्रियां थी, पढ़ना उस कहानी को कभी, 5 नाग कन्याओं की कहानी। और जो दती है उसकी शादी हुई है नाशत्य देवता से, जो स्वास्थ्य के देवता हैं, भगवान शिव जी के दामाद भी हैं वो, ठीक है। एडमंड मेयर साहब कहते हैं कि पामीर का पठार, किसका? पामीर का पठार से ये लोग आए। इन्होंने अपना मत दिया, मान्य नहीं है। सबसे ज्यादा मान्यता किस कथन की है? मैक्स मूलर के कथन की है इतिहासकारों की दृष्टि में। लेकिन राखी गढ़ी में जो अब रिसर्च हुई है तो उससे चीजें अब बदलेंगी। पेनका और हर्ट कह रहे हैं कि जी जर्मनी से आए हैं। क्योंकि जर्मनी से क्यों आए हैं? इन्होंने बोला कि शारीरिक समानता की वजह से, बॉडी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, बॉडी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है। जैसे कि आप लोग जब कभी पढ़ेंगे विश्व इतिहास के बारे में तो हिटलर कहता है कि वी आर आर्यंस, नीली आंखें वाले लोग। उसने बोला हम नीली आंखों वाले इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और बाकी दुनिया रहने लायक नहीं है, बाकी लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। तो खुद को आर्य कहता है, वो भी खुद को आर्य मानते हैं। जर्मनी के बहुत सारे लोग मानते हैं। तो शारीरिक समानताएं ऐसी ही थी, लगभग शरीर एक जैसे थे। दयानंद सरस्वती साहब ने कहा है तिब्बत से, गाइल्स ने कहा है हंगरी से। किससे? हंगरी से। और हंगरी के साथ साथ में इन्होंने एक जगह और बताई थी, डैन्यूब, डैन्यूब, ठीक है। इन्होंने बोला कि हेनरी और डैन्यूब में जिस प्रकार खेती के साक्ष्य मिले, जिस प्रकार के जीवन के साक्ष्य मिले, वो यहां से सेम मिलते हैं। कहते कि हेनरी और डैन्यूब से आए थे। तो आपको कौन कौन सा याद रखना है? दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यंस कहां से आए थे? मैक्स मूलर साहब के अनुसार आर्यन कहां से आए थे? और बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्यन कहां से आए थे? 3 स्टेटमेंट आप इंपोर्टेंट लिखें। इन्होंने लिखी बुक द आर्कटिक होम ऑफ, सॉरी, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ऑफ आर्यंस। ये पुस्तक है, एक बुक है जो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी, ठीक है। मैंने कहा ना, इन्होंने बोला अंटार्कटिका से आए। अंटार्कटिका समझते हैं?
जो ग्लोब है, पृथ्वी है पूरी, इस पृथ्वी के मॉडल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या स्थित है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पर भाई साहब क्या है आपका? नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर इन्होंने बोला कि यहां से आए, बर्फीली जगह से। इन्होंने कहा महाभारत में दीर्घकालीन उषा का वर्णन आता है, यानी एक लंबी शाम का वर्णन आता है, और लंबी शाम वेदों में, ऋग्वेद में भी उसका वर्णन आता है। तो बोले लंबी शाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ग्लोब पर, उत्तरी ध्रुव पर होती है, और उसका वर्णन है। तो बोले कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। आगे आएंगे, कोई दिक्कत इस बात में भाई साहब? नोट कर लेंगे एक बार, तब आगे बढ़ेंगे। सर हंगरी कौन से देश में? भाई साहब हंगरी खुद एक देश है। ठीक है। सर भाव चित्रात्मक लिपि का क्या अर्थ है? रूठने पर चित्र बनाए जाते थे, कोई भाव पैदा होता था? तो नहीं। भाव का मतलब कि कोई एक्सप्रेशन, भाव का मतलब ये नहीं होता रूठना ही होता है, खुशी भी एक भाव है। आप कभी हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे दोस्त, मानव जीवन में 34 संचारी भाव होते हैं, 33 + 1। आपके मन में दुख हो रहा है, ये भी एक भाव है, खुशी भी एक भाव है, ईर्ष्या भी एक भाव है, मुस्कुराना भी एक भाव है। तो ये हमारे अंदर के पैदा होने वाले संचारी भाव हैं। वो भाव नहीं है, उस भाव का मतलब है एक्सप्रेशन, जो कुछ कहना चाहते हैं और हम पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत बढ़िया जी, हिमांशु जी। सर मैं चाहता हूं आपकी क्लास 12 घंटे चले लगातार। बहुत बढ़िया। पढ़ लोगे तुम 12 घंटे हर रोज मेरी ही क्लास? 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा। ऐसा नहीं करना, सारे विषय बराबर लेके चलने हैं, है ना। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, उसी रेशियो में तैयारी करो। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो लिख लो, नवीन सर डीपी स्ट्रेटजी, जो मैंने उसमें बताया वो फॉलो करो अपने सिलेक्शन के लिए। दुनिया में बहुत सारे आपके पेपर तक बहुत सारे थंबनेल आएंगे। 12 दिन में जीएस कैसे पढ़ें? भाई साहब नहीं पढ़ी जाती है ऐसे। आप भटकते रहेंगे, आप वर्षों तक तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। आर्यों का पंचजन, जो ये आर्य लोग थे ये किस प्रकार बटे हुए थे? तो सबसे पहले कुल होता था इनका, छोटा परिवार। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? वो कुल थी, जिसका मुखिया होता था भाई या पिता होते थे। कुल मिलकर के यानी फैमिली मिलकर के ग्राम बनाती थी, जिसको हम ग्रामीणी बोलते थे। इसका जो प्रधान होता था, क्या बोलेंगे? इसका जो प्रधान, आज भी गांव में प्रधान होता है, प्रधान को क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान बोलते हैं। लेकिन यहां ग्राम का प्रधान है तो इसको ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी। जो कुल का मुखिया होता था उसको हम कुलपति कहते थे, जिसकी इस घर में प्रमुख बात चलती थी। ये कबीले का हो गया ग्राम। पहले गांव ऐसे थोड़ी होंगे आज के जैसे बड़े और गांव। पहले तो भाई साहब शायद 2 या 4-5 घर रहा हो करते होंगे, बहुत दूर दूर के क्षेत्र में भी। फिर गांव मिलकर के विश्व बनाते थे। जैसे आज हमारे गांव हैं, गांव मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक खंड बना लेते हैं, जिसके लिए एक ब्लॉक प्रमुख होता है। विश्व को हम बोलते थे, जो इसका चीफ होता था उसको विश्वपति कहा जाता था, विश्वपति। और क्या बोलोगे? यहां पर ये आपका जनपति होता था, जन। ब्लॉक मिलकर के एक जनपद बना लेते थे। और जनपद ऐसे नहीं थे आज के टाइम के, जैसे कि यूपी में ही 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले बड़े जनपद होते थे, बड़े जनपद। जैसे मैं आपको आगे के समय पर बताऊंगा कि 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलेगा। बौद्धों का साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य का आपका भगवती सूत्र, वो बताता है कि 16 महाजनपद थे। तो जो जनपद थे वो मिलके क्या बनाते थे? राष्ट्र, देश का निर्माण करते थे। देश संपूर्ण भारत ही था। आज का अफगानिस्तान भारत ही था, म्यांमार भारत ही था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, वो था। ये सब चीजें आप धीरे 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 सीख पाएंगे, जान पाएंगे। एक ही दिन में आप सब कुछ दोस्त नहीं जान सकते। अच्छा जी, पूर्व वैदिक काल की विशेषताओं की अगर हम बात करें, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। इनको हम बोलते ओमनीवोरस, यानी ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की तरह क्या थे?
सर्वाहारी थे, दोनों प्रकार का खाना ये खाते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। विनीत गुजर सर, कंटेंट देख करके, अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत सारा प्यार। समझदार लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। एक बच्चे ने कहा स्टेट नहीं था सर। मैंने बताया ना बच्चे, स्टेट दरअसल में नहीं था, स्टेट की जगह था जनपद, महाजनपद, इतने बड़े थे। आप सोचिए आज भारत में 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। उस समय पूरे देश में इतने, पाकिस्तान को भी मिला लें, बांग्लादेश को भी, म्यांमार को भी, अफगानिस्तान को, ये सब भारत में था, और 16 महाजनपद थे। गांधार, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र गांधार था, जहां से महाभारत में गांधारी आई, धृतराष्ट्र की पत्नी। इतने बड़े बड़े स्टेट, क्या स्टेट से भी बड़ा होता था जनपद। सर पेपर में आएगा आर्य कहां से आए, तो क्या कभी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो रिसर्च का विषय है, वो मान्य कथन नहीं है, उसके लिए कोई स्थापित कथन नहीं है। लेकिन अभी की रिसर्च के अनुसार हम कहेंगे कि भारत से ईरान गए। हालांकि ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा मित्र, लेकिन पूछा भी जाए तो आप कहना भारत से ईरान, राखी गढ़ी रिसर्च ये कहती है, आपके गर्व करने की चीज है। और ईरान फिरान से नहीं आए, इंडिया से गए। खाद्य पदार्थ ये इंपोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में इतने पूछे जाते हैं। इस बार के एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स आप देख लो, इन सबसे ज्यादा प्रश्न पूरे प्राचीन में से इस स्लाइड से पूछे गए कि किसको क्या कहते थे आर्य, क्योंकि इनकी जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, इनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन लिपि कौन सी थी? लिपि थी इनकी ब्राह्मी। क्या बोलोगे? ब्राह्मी लिपि। लिपि में आपको बता चुका, लिखने का तरीका, उसको हम लिपि कहते हैं। कि कोई भी भाषा किस प्रकार लिखी जाएगी, संस्कृत किस प्रकार लिखी जाएगी, कौन सिखाता है? ब्राह्मी सिखाती है। ठीक है सर, ये आर्यंस वाली पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। भाई साहब, बेटा ऐसे बेकार प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा मैं। जब मैं बाल गंगाधर तिलक जी की बात कर रहा हूं तो वहीं बता रहा हूं, तो उन्हीं की पुस्तक है। नितेश गोठवाल जी, बहुत सारा प्यार। ऐसे नहीं बनना है कि ये किसने वो किसने। आगे आएंगे, यहां देखें, खाद्य पदार्थ को ये लोग क्या बोलते थे? करब। यवांगु जौ का दलिया था, यव ये लोग बोलते थे जौ को। जो बच्चा हिंदी भाषा पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि संस्कृत का मतलब होता है तत्सम भाषा, तत् धन शम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। धन्व मरुस्थल को कहते थे। क्या प्रश्न पूछा जाएगा जी? किस तरह पूछा जाएगा? वैदिक सभ्यता में मरुस्थल को क्या कहा जाता था? भाई मरुस्थल तो हम आज कहते हैं ना, पहले बोलते थे धन्व। अगन्या, गाय को क्या कहा गया है? आर्यों के द्वारा क्या कहा गया है? वैदिक काल में गाय को ना मारा जाने योग्य बताया गया है। पारावत कहा गया है समुद्र को। समुद्र को क्या बोलते थे? पारावत कहते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर इनका हमारे भविष्य में कोई रोल नहीं है, हम इनको क्यों पढ़ते हैं? तो बेटा आप क्या मानते हैं कि आपको नौकरी किस आधार पर दी जाए, क्या होना चाहिए? सोचें आप। यही काम आता है जब आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो आप जीवन अच्छा जी पाते हैं। एक लड़की ने अपने माता पिता के सपनों को इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया, और प्रेम कर बैठी 17 साल की उम्र में, और फिर उस लड़की को फ्रिज में रख दिया जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो यहां कमी किस चीज की रही? यहां लेक ऑफ नॉलेज रहा। आप संस्कृति और सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ पाए। अगर पूरा इतिहास आपने पढ़ा होता, आप समझ पाते। इसलिए इतिहास का जीवन में महत्व है, उसको पढ़ना चाहिए कि
हमको अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इस दुनिया में, मैंने आपको कहा ना 15,000 युद्ध हुए हैं, कि आपको अपने आप को बेटर प्रूव करना होगा। सिकंदर को लोग ऐसे ही नहीं मानते, वो इस दुनिया के 5% एरिया को जीतता है। 5% एरिया, इतनी बड़ी दुनिया का उसने जीता, तब उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करते हैं, ये आपको सीखना होगा। आपको अगर खुद को श्रेष्ठ साबित करना है तो अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मतलब है बेस्ट प्लानिंग। कहीं आप अगर बिखर जाएंगे, आप अपने रास्ते से गलत चीजों को चुन लेंगे तो आपका पतन हो जाएगा। इतिहास ये सिखाता है, समझे? अघन्या, आज समझे इतिहास क्यों जरूरी है। इतिहास आपको पूरा जीवन सिखाता है, लेकिन वो आप 3 कक्षाओं में नहीं, आप पूरी नॉलेज सीखेंगे। जब इतिहास पूरा जान जाओगे तो जीवन में शायद ये सीख पाओगे कि कहाँ क्या भूल नहीं करनी चाहिए। अघन्या, गाय न मारा जाने योग्य। पारावत समुद्र को कहते हैं, आगे आएंगे। वीकनाट, सूदखोर। वीकनाट किसको बोलते थे? सूदखोर कौन है जी? जो ब्याज पर पैसे उठाता था। अच्छा, ये ब्याजू पहले से थे? हाँ जी, ये क्या बोलेंगे? सूदखोर थे। उर्वरा कृषि योग्य भूमि थी, और आर्तना भी लिखना, ये बंजर भूमि थी। आर्तना, जिस भूमि पर खेती नहीं हो सकती थी, इनफर्टाइल लैंड। ऐसा ही एक नाम आता है खिल्य। खिल्य, खिल्य किसको बोलते थे? खिल्य बोलते थे जो कृषि भूमि होती थी, यानी जिस पर खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड जो था, कृषि भूमि के बीच की भूमि। मतलब 2 कृषि भूमि है और उनके बीच में कोई रास्ता या जमीन आ रही है। जैसे यहाँ एक खेत हो गया, यहाँ पर भी कृषि है, इसके बीच में ये जो जमीन है, लैंड है, खाली पड़ी हुई लैंड है, इसको हम खिल्य कहते थे। क्या बोलते थे? खिल्य कहते थे। अगर हम बात करें, लांगल किसको कहते थे? लांगल किसान द्वारा ही प्रयोग होता था। लांगन कहते थे हल को, क्योंकि इसी से वो अपने खेत को जोतता था। कीनाश, कीनास हम बोलते थे किसान को। इसको कीनास कहा जाता था किसान को, फार्मर को कहा जाता था, ठीक है। और के सिंचाई करते थे नहरों से, तो कुल्या किसको कहा जाता था? कुल्या नहर को कहा जाता था। किसको? नहर को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। उर्वरा, सोमरस बोलते थे पवित्र पेय को, और इसको बोला गया है कि त्याज्य पदार्थ है, इसको त्याग देना चाहिए। जैसे आज की स्थिति में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने गांव मोहल्ले में, जो शराब पीते हैं वो लोग शराब पीना छोड़ते नहीं, लेकिन वो है कैसा? त्याज्य। तो ये लोग इसको त्यागने वाला पदार्थ भी कह रहे हैं, लेकिन पवित्र था उस समय, ये चर्चित था। आज कौन सी ड्रिंक फेमस है? लोग क्या पीते हैं आपके घर में? आप बताएंगे। आप कहेंगे भैया हमारे घर में तो कोई नहीं पीता। चाय तो पीते होंगे। चाय कौन सी गुणकारी है? चाय भी तो एक जहर ही है। टैनिन, उसमें भी तो एक उत्तेजक मिला हुआ है, वो भी तो एक नशीला पदार्थ है। जिस तरह से सिगरेट नशीली पदार्थ है, जिस प्रकार सिगरेट में निकोटीन है, उतना ही उससे ज्यादा नशा चाय करती है। लेकिन बोलेंगे नहीं भैया मैं तो चाय रोज पी रहा हूं। तो जो लोग नशा करते हैं उनको रोज उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि चाय शराब के जितनी ही खतरनाक है, किसी अन्य मादक पदार्थ या बोले किसी अन्य नशीले पदार्थ के बराबर ही खतरनाक और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है। आप कहेंगे भैया हम तो बहुत दिन से गटक गटक करे, छोड़ दीजिए प्लीज। यंग जनरेशन अगर चाय पिए तो शोभा नहीं देता। अब पानी पीजिए भाई। तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, इस सब के लिए आए हो क्या? नहीं, ये आपको अभी एहसास नहीं होगा। जब आप 40, 45, 50 पे पहुंच जाओगे तब आपको एहसास होगा कि आपका शरीर अब उस काम का नहीं रह गया है। आपका शरीर अब भाग नहीं सकता। तो हम उस टाइम पे मिस करते हैं। आप कहेंगे भैया कभी ना कभी तो वो स्थिति आएगी, 50 नहीं फिर 80 पर आएगी, तो कम से कम 10-20 साल तो और अच्छा जीवन जी पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि कल को कुछ होगा तो उसके लिए आज खराब करोगे, नहीं। वप्ता नाई है, वस्त्र सूत और ऊन के पहनते थे। ये यहां तक खत्म हो गए नाम।
वस्त्र किस चीज के बने होते थे? सूत और ऊन के, मृगचर्म के। भाषा इनकी संस्कृत थी। भाषा कौन सी थी भाई साहब? संस्कृत थी। नोट करेंगे एक बार, तब आगे बढ़ेंगे। और मैं जो तुमसे बोलता रहूं ना इस क्लास में, बस मेरे दोस्त तुम फॉलो करते जाना। इस क्लास के अंत तक मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया, आपका जीवन एक बदली हुई दिशा में होगा। फॉलो करोगे तो। और मेरा मानना यह है कि कोई एक छात्र फॉलो करेगा, कोई एक भी मेरी वजह से बेहतर और शानदार हो पाता है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने इस जीवन के उद्देश्य में कामयाब हूं। मुझे नहीं करना ऐसे हजारों को कोई एक हो जाए तो काफी है। चलो जी, नोट करेंगे भाई साहब। जब नोट कर लेंगे तो बता देंगे। सर जातियों का निर्माण हो गया? अभी नहीं, अभी नहीं। ऋग्वेद तक भी जातियों का निर्माण नहीं होगा। ऋग्वेद के बाद में जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब जातियों का निर्माण होगा। तब हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे। उस सब चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, लिख चुके जी, आगे आएंगे। अब आते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरा याद करना। ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। ऋग्वेद में जो आज नदी का नाम है उसको क्या कहा जाता था? काबुल, पुराना नाम इसका कुंभा था। सिंधु नदी हम आज बोलते हैं, सिंधु का पुराना नाम सिंध या हिरब बोलते थे इसको। ठीक है, और कई जगह आपको ये नाम हिरण्य भी लिखा मिलेगा। हिरब या हिरण्य बोले तो ठीक बात होगी। झेलम का पुराना नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें, वितास्ता। मैं बताऊंगा आपको, जब सिकंदर भारत आएगा बड़ी चर्चित कहानियां रहेंगी इतिहास की। तो यहां वितास्ता का युद्ध होगा 325 बीसी में। सिकंदर जब भारत की भूमि में प्रवेश करेगा, राजा पुरु से लड़ेगा, तो उसको झेलम का युद्ध और वितास्ता का युद्ध कहते हैं। एसएससी ने अनेक बार क्वेश्चन पूछा है। यूरोपीय साहित्य इसको हाइडे स्पीच कहता है। ये भी पूछा जाए ना कभी यूनानी भाषा में, क्योंकि सिकंदर आया तो यूनान के लेखकों ने इस युद्ध का वर्णन किया और यूनान के लेखकों ने झेलम को लिखा है हाइडे स्पीच। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हाइडे स्पीच किस नदी का नाम है? तो यूरोपीय यानी यूनानी भाषा में है। बहुत बढ़िया। स्वाद का सुवस्तु है। स्वाद का क्या है? सुवस्तु है, लिखेंगे, आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर आप नहीं पीते क्या चाय? नहीं भाई साहब, मैं नहीं पीता ना चाय, ना डिब्बे वाले कोई जूस, ना कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं। आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? काबुल है, सिंधु है, झेलम है, स्वात है, सुवस्तु है। आगे आएंगे, लिख चुके होंगे। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? आस्किनी या अस्किनी बोलेंगे। गंडक नदी का पुराना नाम क्या था? सदानीरा। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? द्वसदती या सरस्वती? सरस्वती। इसी को बच्चे क्या नदी तमा कहा गया है? नदी तमा, देवी तमा, देवी तमा, माते तमा। और सबसे पवित्र भी कौन सी मानी गई है? वो सरस्वती को ही माना गया है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल की किसको माना गया है? सबसे होली रिवर किसको माना गया है? जैसे आज गंगा है, ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, आज लुप्त हो चुकी है। आज क्या है? आज लुप्त हो चुकी है। नदी तमा का मतलब क्या था? सबसे अच्छी नदी इसको कहा गया। सबसे अच्छी नदी, नदी तमा मतलब सबसे अच्छी रिवर ये है। देवी तमा, पूजा इसकी होती थी, सबसे पवित्र है, तो सबसे अच्छी देवी इसको माना गया। तमा का मतलब होता है सबसे अच्छी, और देवी शब्द जुड़ा ही हुआ है। माते तमा आप भी बता सकते हैं इसका क्या अर्थ होगा। तो तमा मतलब सबसे अच्छी, माते सबसे अच्छी माँ भी इसी को कहा गया है। जैसे आज हम गंगा माँ की इज्जत करते हैं, उस समय पर ये लोग सरस्वती जी की इज्जत करते थे। सबसे अच्छी माँ सरस्वती नदी को कहा गया है। रावी का पुराना नाम क्या है? परुष्पणी है। गोमती नदी का गोमल है
और व्यास नदी का विपासा है। क्या भैया जो आपने महत्वपूर्ण लिखे हैं इन्हीं को याद कर लें, चल जाएगी बात। लेकिन बाकी पर भी नजर रखना है ना, ये आप परीक्षा के समय पढ़ के जाना। सरस्वती नदी क्या अभी नहीं लुप्त हो चुकी है प्यारे बच्चे? आप सोचे घग्गर मैंने कहां पर बताया, कालीबंगन राजस्थान वाले क्षेत्र में बहती थी, उत्तर भारत में बहती थी, सबसे पवित्र नदी इसको माना गया। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। कई बच्चों के मैं देख पा रहा हूँ इधर उधर के तुम बातें लिखते, कभी मैं आप लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, मैं आप लोगों से कभी कनेक्ट नहीं करूंगा, आप लोग नाम पढ़वाने के चक्कर में हो तो गलत हो। मैं सिर्फ ये देख पाता हूँ कि अच्छा बच्चा क्या लिख रहा है। बहुत बढ़िया। ये सही है, अलेक्जेंडर नवीन शर्मा सर। गजब। सतलज का पुराना नाम क्या था भाई साहब? सतुद्री है। और कुर्रम का पुराना नाम क्या था? किरमू है। क्या है? कुर्रम का पुराना नाम किरमू है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। और कल की क्लास हमारी इससे आगे बढ़ेगी तो हम ऋग्वेदिक कालीन समाज की विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताएं क्या यहाँ पर विशेषताएं थी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम ऐसे ही खत्म करते हुए उसको मध्यकालीन भारत की तरफ और आगे आपका। और हाँ, इस बार तो आपको गैप दिया जाएगा और अगली बार से हम प्रयास करेंगे कि एक दो सेशन लगा करके अच्छे से इस इतिहास को, मैं ये चाहता हूँ कि इस इतिहास को मैं तुमको पढ़ाऊँ नहीं, परीक्षा के प्रश्नों की बात छोड़ दो, वो बना दोगे, वो कोई विषय ही नहीं है। उस चीज़ के लिए नवीन शर्मा को अगर पढ़ाना पड़े आपको कि आपको प्रश्न बनाने हैं, भाई साहब वो शायद किसी 10 घंटे की क्लास का काम हो सकता है कि आप प्रश्न बना देंगे। बात है आपके सीखने की। जो 640 रुपये तुमने खर्च किए हैं ना, ये तुमको इसी क्लास के माध्यम से, हालांकि पैसे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपको दोस्त अखरेगा नहीं, कलेक्शन भी होगा और हम एक नैतिक व्यक्ति भी बनेंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। और मैंने बताया टेलीग्राम में जरूर पहुंचे, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, ग्रीन स्टोरी ऐड कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक